हेलो स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइन टॉपिक के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो नेम्ड एज एरीन्स। इसमें एग्जांपल में बेंजीन, टोल्यूइन, ज़ाइलीन ऐसे कंपाउंड्स आएंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। और कुछ प्रिपरेशंस पुराने टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं, उनको पुराने वीडियोस से रिवाइज कर लेंगे। कुछ प्रिपरेशंस नए आएंगे, वो हम आज समझ लेंगे। तो हम फर्स्ट प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में हमने जो रिएक्शन पढ़ा था दैट वाज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और स्टैंडर्ड कंपाउंड हमारे लिए उस टाइम पर भी एल्केन टॉपिक में क्या था, एनहेक्सेन। और यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, वेनेडियम और मॉलिब्डेनम, बट इन कॉम्बिनेशन विथ एल्यूमिना। मोस्ट कॉमन जो कॉम्बिनेशन लिखा मिलेगा हमें वो ये Al2O3 Cr2O3 एट हाई टेम्परेचर यदि लिखा हुआ मिलता है तो हम समझ जाते हैं ये डिहाइड्रोजनेशन है और हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। और वहाँ पर हमने ये कंडीशन पढ़ा था कि यदि कार्बन चेन कंटेन्स at least 6 carbon atom then cyclization takes place and in cyclization always 6 membered ring is formed। और यदि रिंग बनेगा और यदि हमने रिएजेंट एक्सेसिव यूज किया, ज़्यादा हाइड्रोजन निकाला, तो मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आएगा और एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। इसलिए हमने रिएक्शन के अदर नेम्स में लिखा था साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट नाम था रिफॉर्मिंग रिएक्शन और हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन। सेकेंड कंडीशन ये था कि इफ कार्बन चेन कंटेन्स लेस देन 6 कार्बन एटम्स इन दैट केस मोर स्टेबल एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, नो साइक्लाइजेशन इन दैट केस। तो एक बार इन सारी कंडीशंस को हम एल्केन वाले टॉपिक से रिवाइज रिकॉल कर लेंगे। यदि याद ना आता हो तो उसका वीडियो हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल याद आ जाएगा। ठीक, तो हम सेकेंड प्रिपरेशन पर आते हैं और सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स में हमने कहाँ बनाया था, तो एल्कीन्स में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन में कॉन्जुगेटिव डाइईन और डाइनोफाइल के बीच का रिएक्शन था और हमने बोला था ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। और इसमें जो बनेगा वो साइक्लोहेक्सीन रिंग इज फॉर्म्ड एज ए स्ट्रक्चरल यूनिट इन द प्रोडक्ट। ये फर्स्ट एरो डील-सेल्डर रिएक्शन है। एक बार साइक्लोहेक्सीन बन गया तब मुझे डिहाइड्रोजनेशन को फिर से यूज करना पड़ेगा। और डिहाइड्रोजनेशन क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट करेगा और बना देगा बेंजीन। लेकिन चूंकि डील-सेल्डर रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, मतलब ये वाला प्रिपरेशन भी सिलेबस में यूज होते हुए मिलेगा नहीं हमें। थर्ड प्रिपरेशन पर हम आते हैं। थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइंस। ये हमारा लास्ट ही टॉपिक था, हमने पढ़ा भी है और हमने ये देखा था कि एल्काइंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में व्हेन एसिटाइलिन पास्ड थ्रू रेड हॉट मेटालिक ट्यूब, नॉर्मली आयरन ट्यूब लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी कॉपर ट्यूब यदि लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम पर्पज पे यूज होता है। तो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल जुड़कर जो बनाते हैं दैट इज बेंजीन। जब हमने एल्काइन वाले टॉपिक में एसिटाइलिन की जगह पे प्रोपाइन लिया था तब पॉलीमराइजेशन, सेम पॉलीमराइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता था वो मेसिटाइलिन था। ठीक, एक बार वो भी हम रिवाइज कर सकते हैं। ये सारे प्रिपरेशंस पुराने हैं जो हम पहले पुराने टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं और नए प्रिपरेशंस पर आए। नंबर 4 प्रिपरेशन हमने लिखा है फ्रॉम बेंजोइक एसिड और ये हमने एल्कीन वाले टॉपिक में सबसे पहले स्टडी किया था। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 और जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज R-। एल्केन वाले टॉपिक में देखा जा सकता है। और यदि हम बेंजोइक एसिड में से CO2 रिमूव करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज बेंजीन। लिखने के दो तरीके मिलते हैं। यदि हमने एक्सेसिव NaOH लिया होता तो हम यहाँ पर सॉल्ट लिख रहे होते और प्रोडक्ट में बेंजीन प्लस CO2 को NaOH में डिसॉल्व करने के बाद Na2CO3 प्रोडक्ट में लिखा होता। और हमने ये एल्किन वाले टॉपिक में बोला था रिएक्टिविटी इन डिकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बेनाइन फॉर्म्ड। COH हटा के जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पर माइनस लगाते हैं, कार्बनाइन बन जाता है। उसकी स्टेबिलिटी से हम रिएक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। एक बड़ा फेमस कंपाउंड हमने लिखा था बीटा कीटो एसिड्स कैन बी डिकार्बोक्सिलेटेड मोस्ट इजीली। एक बार एल्कीन वाले टॉपिक में वो देखकर हम रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। नंबर 5 प्रिपरेशन पर यदि हम आए तो नंबर 5 प्रिपरेशन इज फ्रॉम फिनॉल।
फिनॉल में ये जो हमने जिंक लिया है ये हम पहले भी एक रिएक्शन में यूज़ कर चुके हैं, दैट वाज ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस में जो H2O2 बनता है हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो हमने बोला था कि जिंक इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मिथाइल सल्फाइड ऑल्सो यू कैन यूज़। और जिंक ने क्या किया था, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हटा लिया था। तो यहाँ पर भी फिनॉल के साथ जिंक का वही काम रहेगा। जिंक क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हटा लेगा और जो बन जाएगा वो बेंजीन बन जाएगा। ये फिनॉल से प्रिपरेशन हुआ बेंजीन का। नेक्स्ट प्रिपरेशन यदि मैं लिखूं तो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के जैसा है। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड के रिडक्शन का मतलब है हेलोजन हटाकर H लगाना। तो यदि हम क्लोरोबेंजीन में हेलोजन हटाकर H लगाएंगे तो जो बनेगा बेंजीन। यहाँ पर जो रिएजेंट लिया हुआ है निकल एल्यूमिनियम अलॉय डिसॉल्व्ड इन NaOH, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेनी निकल। दिस इज रेनी निकल। ऑल्सो यू कैन यूज LiAlH4 एट हाई टेम्परेचर। ये भी रिडक्शन करेगा और रिडक्शन के बाद हेलोजन हटाकर H लगाएंगे तो जो बनेगा दैट इज बेंजीन। नेक्स्ट प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आता है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है व्हेन हीटेड विद वाटर। तो यहाँ पर प्लस माइनस का रिएक्शन है और यहाँ पर H2SO4 बनकर अलग निकल जाएगा और बेंजीन पर H प्लस लगेगा तो बन जाएगा बेंजीन। यहाँ पर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीप्रोटोसल्फोनेशन एंड रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। जब हम अभी केमिकल रिएक्शंस में सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे तब उसका जस्ट रिवर्स होगा, तो मैकेनिज्म देखने में भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो SO3H मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब यदि हमें मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, पहले SO3H के मेटा पोजीशन पर ग्रुप लगा लेते हैं, फिर वाटर के साथ हीट करते हैं तो SO3H H से रिप्लेस हो जाता है और प्रोडक्ट में केवल डिजायर्ड ग्रुप ही मिलता है। तो कन्वर्जेंस के टाइम पे बहुत काम आता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखें, ये इस टॉपिक के बेस्ट प्रिपरेशंस में से एक है और हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, हमने पहले बोला है ये। और लिखा हुआ है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड सोर्स ऑफ R माइनस, दैट इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और GOC में हमने देखा था कि R माइनस की जो रिएक्शंस का प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड प्रायोरिटी होता है सब्सटीट्यूशन और थर्ड प्रायोरिटी होता है एडिशन रिएक्शन। तो यदि हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसका सोर्स बनेगा, R माइनस का, C6H5 माइनस इसका सोर्स बनाइए। अब यदि आपने इसका रिएक्शन ऐसे किसी भी कंपाउंड से कराया जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट है, जिसमें H इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव H, एसिडिक H बोलते हैं इसको। और ये टॉटोमेरिज्म में भी हमने बोला था। तो R माइनस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बना लेगा बेंजीन। अब जरा इस H प्लस के एग्जाम्पल देखें। इन सारे एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात है कि ये जो लेफ्ट साइड में H लिखा हुआ है, राइट साइड में किसी न किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्फर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं। ध्यान से यदि लिस्ट में ऑब्जर्वेशन देखें तो फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक कंपाउंड नहीं, कैटेगरी है एनी एल्कोहल। एनी एल्कोहल यू कैन राइट। और एग्जाम में आए हुए पहले क्वेश्चन हम GOC में कर चुके हैं। यहाँ पर अमोनिया लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ एनी प्राइमरी एमीन। फिर नाम से हमें स्ट्रक्चर बने ना बने, प्राइमरी एमीन में NH2 तो रहेगा, मतलब एक्टिव H रहेगा, मतलब बेंजीन बनेगा। यहाँ पर एनी सेकेंडरी एमीन यू कैन यूज। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पर फिनॉल लिखा हुआ है, ये एनी फिनॉल यू कैन राइट, फिनॉल्स पूरा कैटेगरी है। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन राइट। और जो लास्ट लिखा हुआ एनी टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि लास्ट टॉपिक एल्काइन था, हमने वहाँ पर देखा था ओनली टर्मिनल एल्काइंस कंटेन एसिडिक H, ओनली टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो RMgX कभी भी एक्टिव H वाले कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा वो बनाएगा बेंजीन, RH बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन लिखें, ये प्रिपरेशन अकेला ऐसा प्रिपरेशन है जो हमारे इस टॉपिक के लिए नया है। तो यदि प्रिपरेशन देखें तो हमने लिखा है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट नया है हमारे सिलेबस के लिए, हमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज बेंजीन, ये डायज़ोनियम का स्ट्रक्चर है। सॉल्ट यदि Cl- लिखूंगा तो क्लोराइड, कोई दूसरा एनाइन लिखूंगा तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना पड़ेगा।
ये दो वेरिएशन में यूज होता है, जब हम हीट करेंगे तब क्या, और जब हम हीट नहीं करेंगे तब क्या। यदि हम हीट करेंगे तो हीट करने से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, वो हमेशा क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा और न्यूट्रल होकर निकल जाएगा। तो यहाँ से N2 निकल गया, और जो प्लस चार्ज आया वो बेंजीन पर आया, और इस प्लस पर हम किसी भी माइनस का रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक आइडिया तो ये। सेकेंड आइडिया है कि यदि हमने हीट नहीं किया तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। प्लस चार्ज बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर यदि बनाएगा तो ये प्लस चार्ज कॉर्नर वाले नाइट्रोजन पर आ जाएगा, और ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और ये किस टाइप की रिएक्शन करेगा, ये ARSE रिएक्शन करेगा। मतलब एरोमेटिक रिंग पर H हटाकर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे, और अधिकतर रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शंस नाम देते हैं। उन मैक्सिमम रिएक्शंस में डाइज बनते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल हमें बेंजीन बनाना है, इसका मतलब हमें फर्स्ट वाला आइडिया यूज़ करना पड़ेगा। हमें बेंजीन पर प्लस लाना है, कोई भी नेगेटिव चार्ज हम लगाएंगे और हमें H माइनस लगाने पर बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम रिडक्शन लिखें तो हम लिख रहे हैं रिडक्शन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ये क्या है, रिडक्शन। और देखो, यदि हम रिडक्शन लिख रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट पहले से मालूम है। क्यों, हमें मालूम है कि यदि हम हीट कर रहे हैं तो बेंजीन पर H लगेगा, N2 अलग निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखें, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल से रिलेटेड SnCl2NaOH क्या करेगा, रिडक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटाकर H लगाएंगे। एग्जाम में हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, H3PO2 और H2, ये क्या करता है, रिडक्शन। अच्छा, ये यदि रिडक्शन करेगा तो इसका खुद का क्या होगा, इसका खुद का होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर H3PO3 बनाकर निकाल देंगे, और जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है उससे क्या बनेगा, बेंजीन, और साथ में N2 तो हर केस में बनेगा। अब आइडिया ये है, एनी कंपाउंड दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली यू कैन यूज फॉर रिडक्शन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। और ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन ईजी हो जाता है वो कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फॉर्मिक एसिड यू कैन यूज। जैसे यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, C2H5OH प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये CH3CHO बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बस क्लिक करने वाली बात है, रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। हमें टाइम पर क्लिक हो गया तो हमसे ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, नहीं तो हम फिर कुछ और तरीके से प्रोडक्ट बनाकर आ जाते हैं। फिर ये रिएक्शन कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन्स में जो आइडिया है, रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। रिएक्शन देखो, इस कन्वर्जन को देखें ज़रा, हमने नाइट्रोबेंजीन से स्टार्ट किया। नाइट्रोबेंजीन में हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, रिडक्शन। ये क्या, मेटल एसिड लिखा हुआ है, और रिडक्शन क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाकर हमने H लगाया, जो प्रोडक्ट बना दैट इज एनिलीन, प्राइमरी अमीन बना। फिर इसका रिएक्शन NaNO2 और किसी भी एसिड से कराते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स ओनली स्टेबल, ओनली दे कैन बी सेपरेटेड एट लो टेम्परेचर लाइक 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएज़ोटाइजेशन। ये क्या है, डाईएज़ोटाइजेशन है, और ये हमने GOC में कार्बोकैटाइन में इसका मैकेनिज्म भी बताया था। तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन में किस तरीके से यूज होता है, कन्वर्जन में NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यदि हमें कभी मेटा पोजीशन पर कोई ग्रुप लाना होता है तो हम नाइट्रेशन से पहले NO2 लेकर आते हैं। एक बार NO2 आ जाता है, NO2 आ जाने के बाद क्या होगा, हम ARSE कराते हैं, मेटा पोजीशन पर ग्रुप आ जाता है। एक बार ग्रुप आने के बाद फिर हम NO2 को रिमूव कर लेते हैं। NO2 को H से रिप्लेस करने का तरीका क्या है, ये कन्वर्जन लिखा है। सबसे पहले हम रिडक्शन करेंगे तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डायज़ोटाइजेशन करेंगे तो वो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना लेगा। एक बार डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद डाइज़ोनियम नाइट्रोजन वाले ग्रुप की जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा H। ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर बेंजीन। कुछ और प्रिपरेशंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, मैं रिकॉल कराऊं तो जैसे हमने पढ़ा था वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या था, एराइल हैलाइड, सोडियम मेटल और एल्काइल हैलाइड का कॉम्बिनेशन जब हम हीट करते हैं तो जो बनता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। वो एक बार हम वुड्स रिएक्शन में देख सकते हैं।
फिर यदि मैं केमिकल रिएक्शन से बातों को स्टार्ट करूं, तो केमिकल रिएक्शन चूंकि हम जीओसी में पढ़ चुके हैं इसलिए हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन में जो हेडिंग आता है दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता ये है कि बेंजीन चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, मल्टीपल बॉन्ड वाला, पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करता है तो हमने जीओसी में ये सीखा था प्रोडक्ट बनाने के लिए बेंजीन में हम बोलते थे कि ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम, तो हम बेंजीन में से H हटाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को लगाते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। इसके मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो मैकेनिज्म कुछ लिखा जाता है इस तरीके से। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर सेम, इसलिए मैंने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और प्लस चार्ज जाएगा यहाँ पर। फिर एक कॉन्जुगेशन है, हमने रेजोनेंस लिखा, प्लस यहाँ पर आ गया, और रेजोनेंस लिखा, प्लस आ गया यहाँ पर। अब आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यदि देखें तो चारों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं होता। तो वापस न्यूट्रल एरोमेटिक होने के लिए इस H वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग में यूज हो जाते हैं और यहाँ से H प्लस को एक्सपेल कर दिया जाता है और जो बन जाता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। इनको जो स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं देखो, इनको बोला जाता है क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। और हमने डायरेक्टिंग इफेक्ट पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक, जीओसी में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर केवल एक इंट्रोडक्शन था जो हमने दिया, ठीक है। तो हम जीओसी से इन बातों को भी रिकॉल करेंगे। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इस रिएक्शन के लिए यदि मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। ग्राफ का पैटर्न यदि मैं देखूं तो रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी स्टार्ट हुआ, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल का कोलिजन हुआ, तो सबसे पहले जो बना वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना इस तरीके से, उसका रियल स्ट्रक्चर लिखा जाता है। फिर क्या हुआ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से H प्लस को एक्सपेल कर दिया गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। और ध्यान से देखें तो एनर्जी बैरियर फर्स्ट पार्ट का ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन ARSE रिएक्शन, इसलिए फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये RSE। अब चूंकि हम पहले जीओसी में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, उनके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अटैच कर दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना किन किन बातों को हमें स्टडी करना चाहिए इस टॉपिक के लिए। हमें सबसे पहले स्टडी करना चाहिए एरोमेटिसिटी। हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक किसी एक वीडियो में स्टडी करना सीखा था, बहुत बड़ा वीडियो है, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखूंगा, आप ज़रूर देखें। उसके बाद हमें डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। डायरेक्टिंग इफेक्ट में हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। अब हम केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।